Lac operon is our today's concept. How is it going to function? कैसे वो रेगुलेट करने वाले चीजें को, ये हमारा टॉपिक है आज का। लैक ओपेरॉन को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपके सामने ये डायग्राम है, उस डायग्राम में कौन सी चीज किधर है ये आपको दिमाग में रखना है। कौन सी चीज किधर है ये आपको दिमाग में रखना है। इसके पीछे का रीजन हम आगे जाके समझेंगे कि क्यों याद रखना है, किस लिए याद रखना है, किसके बाद क्या आने वाला है, इतना क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम बाद में जाके समझेंगे। बट इतना याद रखो कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, उसका सीक्वेंस जो है, आपको याद रखना है। मतलब आपको याद रखना ही रखना है। इसमें कोई मैं ऑप्शन नहीं दे रहा कि याद करो या नहीं करो, आपको याद करना है, दैट्स इट। चलिए, क्या क्या स्ट्रक्चर है सबसे पहले देखिए। सबसे पहले आपको लैक ओपेरॉन में, सॉरी, सबसे पहले आपको ये पूरे स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेगुलेटर जीन। देखिए यहां पे मैं जो तुमको दिखा रहा हूं, दैट इज रेगुलेटर जीन। देखिए दिस इज द रेगुलेटर जीन, यहां से लेके यहां तक इस रेगुलेटर जीन, यहां से लेके यहां तक इस रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन के रेगुलेटर जीन के बाद में थोड़ा सा एक गैप दिखाई दे रहा है पर्पल कलर का। जूम कीजिए सब लोग फटाफट जूम कीजिए। रेगुलेटर जीन के बाद में एक गैप दिखाई दे रहा है पर्पल कलर का, लाइट पर्पल कलर का गैप। ठीक है, वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है वहां पे। ठीक है, उसके बाद तुम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, एक येलो कलर का प्रमोटर दिखाई दे रहा है। वापस से बता रहा हूं मैं, क्या क्या बताया मैंने अभी तक मैंने यही बताया कि हमको वर्किंग ऑफ लैक ओपेरॉन के बारे में पढ़ना है। आपको वर्किंग ऑफ लैक ओपेरॉन के बारे में पढ़ना है, बट वर्किंग पढ़ने से पहले हमको उसका स्ट्रक्चर समझना चाहिए कि स्ट्रक्चर में कौन सी चीज कहां कहां पे होगी। तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या देख रहे हैं इसके अंदर, रेगुलेटरी जीन। ये रेगुलेटरी जीन किधर है, इधर है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में एक छोटी सी गैप है, पर्पल कलर की गैप तुम लोग को दिखाई दे रही है। इधर कुछ नहीं है, इसका कुछ नाम वाम नहीं है। उसके बाद में क्या दिखाई दे रहा है, आपको प्रमोटर दिखाई दे रहा है जो कि येलो कलर का है। आपको प्रमोटर दिखाई दे रहा है, दिस इज द प्रमोटर वाला पार्ट, दिस इज द प्रमोटर, दिस इज द येलो कलर प्रमोटर, ग्रीन कलर रेगुलेटरी जीन। सबको समझ में आया यहां तक? यो इन द चैट बॉक्स, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बी क्विक, बी क्विक विथ योर रेस्पॉन्स, कम ऑन। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको क्या याद रखना है, नेक्स्ट हमको ये याद रखना है कि आफ्टर आफ्टर व्हाट, आफ्टर प्रमोटर यू कैन सी अ ब्लू कलर का ऑपरेटर। बहुत सारे टर्टर आ रहे हैं, बहुत सारे टर्टर आ रहे हैं, कंफ्यूज मत करो। सबसे पहले रेगुलेटरी जीन, फिर छोटा सा गैप, फिर प्रमोटर, फिर ऑपरेटर ब्लू कलर का। डन डन, यस नो? ठीक है, रेगुलेटरी जीन, छोटा सा गैप, प्रमोटर, ऑपरेटर, और ऑपरेटर के बाजू में क्या आने वाले हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन का क्या क्या नाम होता है बच्चे लोग, जेड, वाई, ए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन, ईच वन ऑफ यू? स्ट्रक्चर समझो, बाकी कुछ भी किसी को भी ऑब्जर्व नहीं करना है, किसी भी चीज को ऑब्जर्व नहीं करना है। मैं जिसको बोल रहा हूं वही चीज देखनी चाहिए आप लोगों ने, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ देखने का नहीं। ऐसे समझो कि हम अर्जुन हैं, मैंने बोला हमको, मुझे पैरेट की आंख, सब लोगों ने पैरेट की आंख देखनी, मतलब पैरेट का आंख ही देखना, उसका पंख किधर है, उसका पूंछ किधर है, उसका टेल किधर है, ये क्यों है, वो क्यों है, कुछ सोचने का नहीं। मैंने बोला रेगुलेटरी जीन तो रेगुलेटरी जीन पे ही फोकस करने का। मैंने बोला प्रमोटर तो प्रमोटर पे ही फोकस करने का। मैंने बोला प्रमोटर के बाद ऑपरेटर आता है तो ऑपरेटर पे ही फोकस करने का। मैंने बोला तुम्हारे ऑपरेटर के बाद में स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जेड वाई ए, तो उसके ऊपर ही फोकस करने का, और कुछ भी देखने का नहीं। इज दैट क्लियर एवरीवन? यो, once again I'm repeating the whole structure, very important this is। सबसे पहले आएगा रेगुलेटरी जीन, छोटा सा गैप, फिर आएगा प्रमोटर, फिर आएगा ऑपरेटर,
फिर आया तुम स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन का नाम है जेड, यस नो? वेरी गुड। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा आगे वाला पार्ट पढ़ते हैं। बेटा रेगुलेटरी जीन जो है, रेगुलेटरी जीन जो है वो क्या बनाती है पता है? वो बनाती है, आप बोलोगे कि सर जीन डायरेक्टली प्रोटीन कैसे बनाएगी? जीन डायरेक्टली प्रोटीन बनाएगी ही नहीं। जीन क्या करेगी, ट्रांसक्रिप्शन की मदद से एमआरएनए बनाएगी और एमआरएनए ट्रांसलेशन की मदद से प्रोटीन बनाएगा। इज दैट क्लियर? जीन डायरेक्ट कभी भी प्रोटीन बना नहीं सकती है। जीन सबसे पहले क्या करेगी, जीन सबसे पहले तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन करेगी, एमआरएनए बनाएगी और उस एमआरएनए से क्या बनने वाला है, रिप्रेसर प्रोटीन। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ध्यान से सुनो। रेगुलेटरी जीन क्या करेगी, ट्रांसक्रिप्शन, क्या बनाएगी, एमआरएनए। ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए ही बनता है जीन से, उसके बाद में क्या बनने वाला है, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन का नाम क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन। डन? ड्रॉप योर हाथ इन द चैट बॉक्स, कम ऑन। रेगुलेटरी जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगी, एमआरएनए बनाएगी, एमआरएनए ट्रांसलेशन करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। नाउ अब क्या होने वाला है, ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है, ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है, इसके पास में प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों लोग? इसके पास में ये प्रॉपर्टी होती है कि ये रिप्रेसर प्रोटीन तुम्हारा ऑपरेटर को जाके बाइंड करेगा। आई रिपीट, रेगुलेटरी जीन ने ट्रांसक्रिप्शन किया, एमआरएनए बनाया, एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, रिप्रेसर जाके बाइंड किया ऑपरेटर को। इतना समझा, यस नो? रिप्रेसर गया, बाइंड किया ऑपरेटर को, ठीक है। अब जब तुम्हारा रिप्रेसर ऑपरेटर को बाइंड करेगा, जब वो तुम्हारा रिप्रेसर ऑपरेटर को बाइंड करेगा तो वो क्या करेगा, ऑपरेटर को ब्लॉक करेगा। क्या करेगा, ऑपरेटर को ब्लॉक करेगा। अब हम सबको पता है अगर हम चीजों को ब्लॉक करेंगे तो चीजें आगे बढ़ पाएंगी क्या, बढ़ पाएंगी क्या आगे? ऑपरेटर को अगर मैं ब्लॉक कर दूंगा तो ऑपरेटर तुम्हारा स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन को आगे करने के लिए कुछ मदद कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई रिप्रेसर प्रोटीन क्या करने वाला है, रिप्रेसर प्रोटीन इज गोइंग टू ब्लॉक योर ऑपरेटर एंड दैट इज वाई द स्ट्रक्चरल जीन्स विल बी नॉट एक्टिव और इनएक्टिव। जिस वजह से कोई भी एंजाइम ZYA नाम की जो जीन्स है, स्ट्रक्चरल जीन्स, वो कोई भी एंजाइम नहीं बनाएंगी। इज दैट क्लियर? जो हमने देखा था ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज, ये कोई एंजाइम नहीं बनाएगा, कोई एंजाइम नहीं बनाएगा। समझ में आया? समझ में आया सबको? ये हो गई हमारी फर्स्ट केस। दिस इज द फर्स्ट केस। अब क्या हमेशा रिप्रेसर ऑपरेटर को बाइंड करके ब्लॉक करेगा क्या? नहीं। अब क्या होगा पता है, रेगुलेटरी जीन ने वापस से एमआरएनए का बनाया, रेगुलेटरी जीन ने उसका एमआरएनए बनाया और ट्रांसक्रिप्शन करके, और उसके बाद में वापस से रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, जो हमने फर्स्ट केस में भी देखा था कि रेगुलेटरी जीन ने ट्रांसक्रिप्शन किया, एमआरएनए बनाया, ट्रांसलेशन किया, रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। यहां पे भी रिप्रेसर प्रोटीन बना, यहां पे भी रिप्रेसर प्रोटीन बना, बट जो रिप्रेसर प्रोटीन जो था उसको बाइंड कर दिया गया इंड्यूसर से। रिप्रेसर प्रोटीन को किसने बाइंड किया बच्चों लोग? इंड्यूसर। अब देखो, अगर रिप्रेसर प्रोटीन को इंड्यूसर ने इस वाले जगह पे बाइंड कर दिया तो क्या तुम्हारे रिप्रेसर के पास में ऐसी जगह है कि वो ऑपरेटर को बाइंड कर सके? है क्या? रिप्रेसर ने इंड्यूसर के साथ में हाथ मिला लिया है, तो क्या अभी उसके पास में जगह है क्या रिप्रेसर को ऑपरेटर के साथ में बाइंड करने के लिए? नो, देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो एम्प्टी स्पेस। देखिए, रिएक्शन को जरा गौर से देखिए, क्या हो रहा है।
रिप्रेसर था, रिप्रेसर को बाइंड किया तुम्हारे इंड्यूसर ने, इंड्यूसर ने जैसे बाइंड किया देखो पूरी जगह ब्लॉक हो गई, अब ऑपरेटर को वो बाइंड कर ही नहीं पाएगा, देयर इज नो बाइंडिंग, नो बाइंडिंग टू द ऑपरेटर। सो अगर ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाएगा मतलब ऑपरेटर फ्री है, यस ऑपरेटर फ्री है, यस देखिए ऑपरेटर के यहाँ पे कोई रिप्रेसर नहीं है, देखिए ऑपरेटर फ्री है, यस और नो, ऑपरेटर इज फ्री, यस और नो, यस। सो अगर ऑपरेटर फ्री है बच्चों लोग, तो ऑपरेटर फ्री होने की वजह से तुम्हारा स्ट्रक्चरल जीन्स जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगी, ट्रांसक्रिप्शन करके देखो ये लाल कलर का एमआरएनए बना पाएगी, एमआरएनए बनाने के बाद में वो एंजाइम्स भी बना पाएगी ट्रांसलेशन करके, यस और नो। मतलब बच्चे लोग जब पहले केस में हमने जो देखा उसमें क्या था, इंड्यूसर जो था वो एब्सेंट था, इंड्यूसर किधर है, इंड्यूसर तुम्हारे सेकंड केस में है, देखो इंड्यूसर प्रेजेंट, इंड्यूसर वाज एब्सेंट इन द फर्स्ट केस, मतलब अगर इंड्यूसर जैसा मॉलिक्यूल एब्सेंट रहेगा तो तुम्हारा रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर को बाइंड करके ब्लॉक कर देगा, इंड्यूसर प्रोटीन अगर प्रेजेंट रहेगा तो इंड्यूसर तुम्हारे रिप्रेसर के साथ में बाइंड करके रिप्रेसर को शांत करेगा, बोलेगा रिप्रेसर डोंट गो एंड बाइंड ना ऑपरेटर, डोंट गो एंड बाइंड ऑपरेटर, इज दैट क्लियर। फिर ऑपरेटर फ्री है तो क्या होने वाला है, ऑपरेटर फ्री है तो ZYA जीन्स क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, एमआरएनए बनाएंगे, एमआरएनए बनाने के बाद में ट्रांसलेशन करके एंजाइम्स भी बना देंगे, कौन से वाले एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडिस, बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएस एंड ट्रांस एसिटाइलेज, यस। ड्रॉप योर अमेजिंग हार्ट्स में चैट बॉक्स, कम ऑन, जिसको समझ में आया, अगर ये जिसको समझ में आया ना, ये जिसको समझ में आया उसको पूरा टॉपिक समझ में आया, ये जिसको समझ में आया उसको पूरा टॉपिक समझ में आया, आई कैन गारंटी यू कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ये डायग्राम जिसको समझ में आया उसको पूरा टॉपिक समझ, पहले कैसे लगता था कि ये डायग्राम को देख के थोड़ा डर लगता था कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, इतना खचर पचर सब जगह से लेबल 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 करके रखा हुआ है, बट नाउ इट विल बिकम इजी। वंस अगेन मैं पूरी कहानी को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले केस में क्या बताया था मैंने, कि सबसे पहले केस में मैंने बताया था कि इंड्यूसर यहाँ पे नहीं है, इंड्यूसर यहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा, रेगुलेटरी जीन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करके उसका एमआरएनए बनाएगी, और एमआरएनए ये जो है ये ट्रांसलेशन करके रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। जैसे ये रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन तुरंत जाके तुम्हारे ऑपरेटर को बाइंड करेगा, ऑपरेटर को बाइंड करके वो क्या करेगा, ऑपरेटर को ब्लॉक कर देगा। अगर ऑपरेटर ब्लॉक हो गया है तो यहाँ पे ऑपरेटर के आगे जो स्ट्रक्चरल जीन्स है ZY और A नाम के, वो कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएंगे, ना बनेगा एमआरएनए ना बनेंगे एंजाइम, अगर ऑपरेटर ब्लॉक है तो। अब क्या होगा सेकंड केस में, इंड्यूसर प्रेजेंट है, इंड्यूसर प्रेजेंट है, तो इंड्यूसर अगर प्रेजेंट है तो क्या करेगा, इंड्यूसर किसको जाके बाइंड करेगा गाइस, इंड्यूसर इज गोइंग टू बाइंड द, everyone in the chat box, inducer is going to bind, very good, inducer is going to bind the repressor protein, repressor protein, repressor protein को जाके जैसे bind करेगा, repressor cannot bind to the operator, and if repressor cannot bind to the operator, does not bind to the operator, operator is free, that is why Z, Y and A genes can transcribe the mRNA, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन करके mRNA बनाकर, mRNA आगे जाके ट्रांसलेशन करके प्रोटीन्स वाले एंजाइम बनाकर सारे के सारा मेटाबोलाइजेशन लैक्टोज का हो जाएगा। डन, अंडरस्टूड एवरीवन, अंडरस्टूड एवरीवन, चमचम चमका सबको, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, बहुत ज्यादा जरूरी है, एंजाइम्स किधर से कौन आया, क्यों आया, किधर थे, सब कुछ, इज दैट क्लियर। चलिए चलिए अब क्या करते हैं, ये जो वर्डिंग्स लिखे हुए हैं इसको जरा समझते हैं, ये वर्डिंग्स को जरा समझते हैं, whatever they have written, whatever the context is, let's try and understand this first, ठीक है बेटा। मैंने क्या कहा कि लैक्टोज ओपेरॉन को हम लोग लैक ओपेरॉन के नाम से भी जानते हैं, जो तुम्हारे ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया में होता है। आई रिपीट, लैक्टोज ओपेरॉन या फिर लैक ओपेरॉन तुम्हारे किस में होगा,
ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया में होगा, और ये एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। कैसा ओपेरॉन है? इंड्यूसिबल। एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन। लैक्टोज ओपेरॉन कैसा है? इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। इंड्यूसिबल का मतलब क्या है कि उसको इंड्यूस करना पड़ता है, मतलब उसको ट्रिगर करना पड़ता है वर्क करने के लिए। इज दैट क्लियर? इंड्यूस करना मतलब क्या है? उसको ट्रिगर करना है। लास्ट पैराग्राफ बाकी है, वो नहीं समझा ना अमेय तो भी चल जाएगा, बिकॉज आगे वाला जो पूरा पॉइंट है, आगे वाला जो पूरा टॉपिक है ना, वो तुम्हारे लास्ट पैराग्राफ को कवर कर देगा। ठीक है, ओके। लास्ट पैराग्राफ बाकी है, कोई टेंशन वेंशन लो मत। लास्ट पैराग्राफ मैंने छोड़ा नहीं है, वो लास्ट पैराग्राफ को मैं इस वाले लैक ओपेरॉन वाले कॉन्सेप्ट में कवर कर रहा हूं। हम लोग लैक ओपेरॉन ही पढ़ रहे हैं कल से, लास्ट लेक्चर से। चलिए, लैक ओपेरॉन का डिस्कशन चल रहा है बच्चे लोग। लैक ओपेरॉन को हम लोग लैक्टोज ओपेरॉन भी बोलते हैं। सुशील बोल रहा है इंड्यूसिबल नहीं समझा। नहीं समझेगा, मैंने बोला था नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा पता है? बिकॉज आपका ध्यान नहीं था ना, आपका ध्यान था ना, और कोई मुझे बोल रहा है कि सर रिपीट करवा, उसका भी ध्यान था। आई एम नॉट रिपीटेड। मैं इस पैराग्राफ में अभी वो रेपिटेशन देने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। समझ सकते हो तो अभी समझिए, ठीक है? और पूरा होने के बाद में मैं एक रिवाइज कर दूंगा, तब समझ लेना। चलिए, लैक ओपेरॉन का डिस्कशन चल रहा है बच्चे लोग। लैक ओपेरॉन को लैक्टोज ओपेरॉन भी बोलते हैं, जो ई कोलाई के अंदर होता है। इसको इंड्यूसिबल ओपेरॉन बोलते हैं। इंड्यूसिबल का मतलब क्या होता है कि जब तक हम उसको बोलते नहीं कि अरे बाबा पढ़ाई कर रहे, अरे बाबा पढ़ाई कर रहे, वो पढ़ाई नहीं करता है। सुशील की तरह है वो। पढ़ाई कर रहे, पढ़ाई कर रहे, पढ़ाई कर रहे, तब वो पढ़ाई करता है। समझ में आया? कि उसको टोचन देना पड़ता है, उसको ट्रिगर करना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है, कर 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 कर, तभी वो करेगा। समझ में आया? सो इंड्यूस करना मतलब क्या है? उसको ट्रिगर करना। नाउ अब क्या बोला है? द ओपेरॉन इज स्विच्ड ऑन। ओपेरॉन स्विच ऑन अब हो जाता है जब इंड्यूसर वहां पे प्रेजेंट हो, लैक्टोज। सुशील तब पढ़ता है जब उसकी मॉम उसके आजू बाजू में होते हैं, उसके डैड उसके आजू बाजू में होते हैं, और वो ऐसे लकड़ी लेके बैठते हैं और बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो मार खाओगे। ठीक है, उसी तरीके से ओपेरॉन कब शुरू हो जाता है? जब उसके आजू बाजू में लैक्टोज होता है मीडियम में। अब चमक रहा है सुशील एकदम? यस एवरीवन, ठीक है। सो इंड्यूसिबल अब जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं सुशील। इंड्यूसिबल का मतलब क्या होता है? कि उसको ट्रिगर करना है, उसको बोलना है कि कर कर कर, करेगा तब वो। ओपेरॉन को जाके क्या बोलना पड़ेगा? ओपेरॉन के आजू बाजू में अगर लैक्टोज रहेगा, तभी उसका ओपेरॉन स्विच ऑन होगा, तभी उसका ओपेरॉन स्विच ऑन होगा। लैक्टोज नहीं है मीडियम में, ओपेरॉन स्विच ऑफ हो जाएगा। डन 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 डन, सबको समझ में आया? ड्रॉप योर हाथ। जैसे कि मैंने कहा टुन्नु मुन्नुज एंड टुन्नु पुन्नुस, कि लैक ओपेरॉन जो है उसमें कुछ कुछ जीन्स के नाम हमने डिस्कस किए। सबसे पहली जीन का नाम क्या था? रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन क्या बनाता है चुन्नु मुन्नुज एंड टुन्नु पुन्नुस? अभी मैंने डिस्कस किया था व्हाट इट इज गोइंग टू मेक। डायग्राम में मैंने बताया था रेगुलेटर जीन क्या बनाता है। एमआरएनए। ओके, एमआरएनए को गोली मारो। एमआरएनए का फाइनल प्रोडक्ट बताओ मुझे, फाइनल प्रोडक्ट बताओ मुझे। repressor protein. Is that clear? Is that clear? repressor protein, repressor protein। mRNA तो जीन है तो mRNA बनाएगी ना, बट व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट? एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा हम लोगों को? repressor protein। डन, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड एवरीवन। सो क्या बोला मैंने? रेगुलेटर जीन क्या बनाएगी? repressor protein बनाएगी फाइनल में, एंड में। ठीक है, अब तुम्हारे स्टेप बाय स्टेप अगर जाने तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूं। रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर तुम्हारा रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगी, रिप्रेसर एमआरएनए आगे जाके रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बना बच्चे लोग? रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, तो क्या मैं रेगुलेटर जीन को रिप्रेसर जीन बोल सकता हूं क्योंकि वो रिप्रेसर प्रोटीन बना रही है?
यस और नो? क्या मैं बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमोटर जीन, प्रमोटर जीन, उसके बाद में क्या आता है? ऑपरेटर जीन, उसके बाद में क्या आता है? स्ट्रक्चरल जीन, उसके बाद में हमको क्या पढ़ना है इसमें? इंड्यूसर। देखो बच्चों लोग, इंड्यूसर जो है ना वो तुम्हारे ओपेरॉन का हिस्सा नहीं है, ओपेरॉन के अंदर घुसेड़ा नहीं है, उसको ओपेरॉन का पार्ट नहीं है वो, बट इंड्यूसर तुम्हारे ओपेरॉन को चालू करने में बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट वे में मदद करता है। कैसे मदद करता है चुन्नू मुन्नूस? इंड्यूसर तुम्हारे रिप्रेसर के साथ में बाइंड करता है, और जब रिप्रेसर के साथ में इंड्यूसर बाइंड हो गया है तो रिप्रेसर तुम्हारा ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाएगा। यस और नो? यस और नो? तो इनडायरेक्ट वे में मदद कर रहा है ना, इनडायरेक्ट वे में तो मदद कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको ऐसे क्लासरूम में बिठाया गया है और तुम लोग टेस्ट लिख रहे हो और टीचर ने बोला बच्चों लोग कॉपी मत करो, बट ऐसा होता है क्या कि बच्चे कॉपी नहीं करते? बच्चे कॉपी तो कर लेते हैं। मतलब ऐसे गाल के ऊपर ऐसे ये फर्स्ट वाले का एमसीक्यू बता, फर्स्ट वाले का एमसीक्यू बता, फिर सेकंड वाले का एमसीक्यू बता, सेकंड वाले का बता। अमीर नहीं करता मतलब सब लोग नहीं करते, ऐसा नहीं होता ना बेटा। सेकंड वाले का एमसीक्यू बता, थर्ड वाले का एमसीक्यू बता, वन का क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। यस, किया है ना ऐसे बचपन में, कभी ना कभी एक बार तो। विच मीन्स वॉट? विच मीन्स वॉट कि इंड्यूसर जो है, इंड्यूसर जो है इट इज गोइंग टू हेल्प योर ऑपेरॉन टू स्टार्ट, टू स्टार्ट। ठीक है, वो इंड्यूसर तुम्हारे ऑपेरॉन का पार्ट नहीं है, वो उसको इनडायरेक्ट वे में मदद करता है उसको शुरुआत करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए। डन? यो आई वांट टू सी यो इन द स्क्रीन्स, आई वांट टू सी यो इन द स्क्रीन्स, कम ऑन। सो कौन सा लैक ओपेरॉन का कंपोनेंट्स है बच्चों लोग? सबसे पहले रेगुलेटर जीन, जिसको रिप्रेसर जीन भी बोलते हैं बिकॉज वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। फिर है तुम्हारा प्रमोटर जीन, फिर है तुम्हारा ऑपरेटर जीन, फिर है तुम्हारा स्ट्रक्चरल जीन्स। ये चारों स्ट्रक्चर जो है, ये चारों जीन्स जो है वो तुम्हारे ऑपेरॉन का हिस्सा है। इंड्यूसर जो है वो तुम्हारे ऑपेरॉन का हिस्सा नहीं है, बट वो इनडायरेक्टली तुम्हारे ऑपेरॉन को मदद करता है। चलिए शुरू करें, अभी एक एक जीन के बारे में डिस्कस करना शुरू करें। यस, यस, नो इन द चैट बॉक्स, शुरू करें। ओके, अभी कोई भी कुछ भी मैसेज इधर उधर आए कुछ भी नहीं करेगा, किधर भी देखेगा नहीं। बाजू में बॉम्ब भी फट जाएगा ना तो भी अपने जगह से हिलना नहीं है। यस, अमेरिका ने ऊपर से हिरोशिमा नागासाकी वाले बॉम्ब डाल दिए ना, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, तभी भी हिलना नहीं है। इज दैट क्लियर? फुल कंसंट्रेशन चाहिए मेरे को, फुल। ठीक है, चलिए रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन का थोड़ा लोकेशन देख लो वापस से एक बार, अगर भूल गए रहेगा तो देखो। रेगुलेटर जीन का लोकेशन सबको दिखा? रेगुलेटर जीन का लोकेशन दिखा सबको? यो, यस। अब ये जो रेगुलेटर जीन है वो किसके पहले आया है? क्या वो ऑपरेटर के पहले या प्रमोटर के पहले? बताओ, ऑपरेटर के पहले या प्रमोटर के पहले? बताओ, ऑपरेटर के पहले या प्रमोटर के पहले? जल्दी जल्दी जल्दी। दिस इज प्रमोटर, दिस इज प्रमोटर एंड दिस इज ऑपरेटर, तो ऑफकोर्स वो किसके पहले आया हुआ है? रेगुलेटर जीन प्रमोटर के पहले। चलिए, इसलिए मैंने दिखाया आप लोगों को कि रेगुलेटर जीन किधर है। देखिए, दिस जीन कंट्रोल्स द ऑपरेटर जीन। बेटा रेगुलेटर जीन का क्या फंक्शन है? रेगुलेटर जीन जो है वो कंट्रोल करती है तुम्हारे ऑपरेटर जीन को, ठीक है, इन कोऑपरेशन विद एन इंड्यूसर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जिंदगी में कभी भूलना नहीं, जिंदगी में कभी भूलना नहीं। क्या स्टेटमेंट है चुन्नू मुन्नूस? कि जो तुम्हारी रेगुलेटर जीन है ना वो तुम्हारे ऑपरेटर जीन को कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? इंड्यूसर के साथ में मिलकर, इंड्यूसर के साथ में मिलकर। ठीक है, रेगुलेटर जीन कंट्रोल्स द ऑपरेटर जीन इन कोऑपरेशन विद एन इंड्यूसर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और इंड्यूसर किधर रहता है बच्चों लोग? साइटोप्लाज्म में। फाइन, चलिए रेगुलेटर जीन प्रीसीड्स द प्रमोटर जीन। रेगुलेटर जीन किधर होती है?
प्रमोटर जीन से प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग का इंग्लिश शब्द, ये इंग्लिश शब्द है प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है? आगे। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है? आगे। किसके आगे? प्रमोटर जीन के आगे कौन है? रेगुलेटर जीन। प्रमोटर जीन के पहले कौन है? रेगुलेटर जीन। डन। डन डन डन, सबको समझ में आया? ओके। रेगुलेटर जीन प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन कॉल्ड रिप्रेसर प्रोटीन। 1000 करोड़ बार मैंने बोल दिया अब तक तो। रेगुलेटर जीन जो है वो तुम्हारा कौन सा वाला प्रोटीन बनाती है? रिप्रेसर प्रोटीन। पता है ना, इसलिए इसको रेगुलेटर जीन को हम लोग रिप्रेसर जीन भी बोलते हैं। यस ना। अब ये जो तुम्हारा रिप्रेसर है वो किसको जाके बाइंड करता है चुन्नू मुन्नू? रिप्रेसर किसको जाके बाइंड करता है? एवरीवन। रिप्रेसर किसको जाके बाइंड करता है? ऑपरेटर। रिप्रेसर किसको जाके बाइंड करता है गाइस? ऑपरेटर। भूलना नहीं, भूलना नहीं। देखिए वापस एक बार डायग्राम दिखाता हूं। रेगुलेटर जीन ने रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड किया ऑपरेटर को, और ऑपरेटर को क्या कर दिया उसने? ब्लॉक। क्या कर दिया चुन्नू मुन्नू? ब्लॉक। डन। डन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? yes or no? yes or no everyone? yes. repressor binds with operator gene and represses, stops। represses का मतलब क्या होता है? इंग्लिश वर्ड है रिप्रेस। रिप्रेस का मतलब क्या होता है? स्टॉप करना। रिप्रेस का मतलब होता है स्टॉप करना। मतलब रिप्रेसर, रिप्रेसर जो है, रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो बाइंड करेगा तुम्हारे ऑपरेटर जीन के साथ में और स्टॉप करेगा उसका एक्शन। ठीक है। इट इज कॉल्ड रेगुलेटर प्रोटीन। तुम्हारा रिप्रेसर को हम लोग रेगुलेटर प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। क्यों रेगुलेटर प्रोटीन बच्चे लोग? बिकॉज ये तुम्हारा रेगुलेट करेगा ना ऑपरेटर को। ये तुम्हारे ऑपरेटर को बोलेगा रुक जा, रुक जा, तेरे स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब मत करवा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? यस नो? रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो तुम्हारे ऑपरेटर को बाइंड करेगा और स्टॉप कराएगा, रिप्रेस कराएगा। ठीक है। अब इसके रिप्रेसर के पास में ऐसा कंट्रोल होता है, इसीलिए रिप्रेसर प्रोटीन को मैं रेगुलेटर प्रोटीन के नाम से भी जान सकता हूं। देखो एक चीज का 1000 करोड़ नाम है यहां पे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? सो गए क्या? इज दैट क्लियर? हाँ। चलिए वापस से एक बार मैं ये पैराग्राफ कंप्लीट करवाता हूं। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला? रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन क्या करेगी? कंट्रोल करेगी तुम्हारे ऑपरेटर जीन को। किसके साथ मिलकर? इंड्यूसर के साथ मिलकर। और इंड्यूसर कहां प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। रेगुलेटर जीन कहां पे होती है? प्रमोटर जीन के आगे होती है। फिर क्या बोला गया है? रेगुलेटर जीन जो है, रेगुलेटर जीन जो है वो प्रोड्यूस करेगी एक प्रोटीन जिसका नाम है रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन जैसे ही प्रोड्यूस हो जाएगा, ये रिप्रेसर जाके बाइंड करेगा तुम्हारे ऑपरेटर को, और जैसे ही रिप्रेसर बाइंड करेगा ऑपरेटर को, वो ऑपरेटर को बोलेगा रुक जा, स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन मत कर। ठीक है। अब रिप्रेसर प्रोटीन इतना महान कार्यक्रम कर रहा है, इसलिए रिप्रेसर प्रोटीन को मैं रेगुलेटर प्रोटीन के नाम से भी जानता हूं। इज दैट क्लियर? ड्रॉप योर अमेजिंग हार्ट्स इन द चैट बॉक्स। कम ऑन, जिसको समझ में आया वही हार्ट्स ड्रॉप करेगा। एक्स्ट्रा वाले बच्चे हार्ट्स ड्रॉप ना करें तो बेहतर है। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या आता है बच्चे लोग? प्रमोटर जीन। बिकॉज हमने अभी पढ़ा था रेगुलेटर के बाद में कौन सी वाली जीन आती है? प्रमोटर जीन। चलो पढ़ते हैं प्रमोटर जीन के बारे में। प्रमोटर जीन के बारे में पढ़ते हैं, चलो। दिस जीन प्रिसीड्स द ऑपरेटर। अब प्रिसीड का मतलब तो बच्चे को भी पता चल गया है। प्रिसीड का मतलब क्या होता है? आगे। किसके आगे है तुम्हारा प्रमोटर जीन? किसके आगे है तुम्हारा प्रमोटर जीन? ऑपरेटर जीन के आगे। डायग्राम देखो, डायग्राम देखो।
डायग्राम देखो, प्रीसीड्स मतलब बिफोर, यस यस यस, प्रीसीड्स मतलब बिफोर, वेरी गुड। देखिए ये तुम्हारा प्रमोटर है, प्रमोटर किसके आगे है, प्रमोटर किसके आगे, फटाफट चैट बॉक्स भर जाना चाहिए अभी तक तो। प्रमोटर किसके आगे है, किसके आगे लगा है एवरीवन, प्रमोटर किसके आगे लगा हुआ है, ऑपरेटर के आगे, ऑपरेटर के आगे। चलिए यही चीज यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट लाइन में डिस्कस की हुई है कि तुम्हारा प्रमोटर जीन जो है वो किसके आगे है, ऑपरेटर जीन के आगे है। इट इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू द ऑपरेटर जीन। एडजेसेंट का मतलब समझते हो, बाजू वाला, बाजू में। तुम्हारा प्रमोटर जीन जो है वो तुम्हारे ऑपरेटर के बिल्कुल बाजू में, नजदीक, एडजेसेंट है। द प्रमोटर जीन मार्क्स द साइट एट विच द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड्स। मतलब क्या है कि प्रमोटर जीन के ऊपर एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहां पे तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। देखिए देखिए ये तुम्हारा बच्चे लोग प्रमोटर है। अगर इस डायग्राम को आप जूम करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रमोटर है, और प्रमोटर के ऊपर क्या आप लोगों को यहाँ पे हल्का हल्का सा ऐसे कुछ एक चीज दिखाई दे रहा है, ये वाला चीज ओवल शेप का दिख रहा है, दिख रहा है सबको। वो क्या है पता है, वो क्या है पता है, वो है तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज। दैट इज योर आरएनए पॉलीमरेज, दैट इज योर आरएनए पॉलीमरेज। चुन्नू मुन्नू, दैट इज योर आरएनए पॉलीमरेज। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? चलिए, मतलब मुझे क्या बोलना था कि प्रमोटर के ऊपर कुछ एक ऐसा सीक्वेंस है जहां पे तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर सकता है। डन, यस। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारा प्रमोटर जीन किसके आगे है, ऑपरेटर जीन के आगे है, और ये बिल्कुल बाजू में है तुम्हारे ऑपरेटर जीन के। फिर क्या लिखा है, प्रमोटर के ऊपर एक ऐसा साइट है, एक ऐसा सीक्वेंस, ऐसा एक जगह है जहां पे तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो बाइंड कर सकता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो बाइंड कर सकता है। चीजों को अंडरलाइन भी करो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर, तो ताकि आपको समझ में भी आ जाए। व्हेन द ऑपरेटर जीन इज टर्न्ड ऑन, बेटा जब ऑपरेटर की जीन जब टर्न ऑन होती है, द एंजाइम मूव्स ओवर द ऑपरेटर जीन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन स्टार्ट्स। देखिए देखिए जब ऑपरेटर जीन जब टर्न्ड ऑन होगी, तब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। आई रिपीट, जब ऑपरेटर ऑन होगा, स्विच ऑन होगा, तब तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में प्रमोटर से लेके स्ट्रक्चरल जीन्स तक मूव करेगा। 1 2 3, 1 2 3, सबके दिमाग में चमका, सबके दिमाग में चमका। यस, yes, no, come on. When the operator gene is turned on, gene is of structural gene starts. ठीक है, वॉइस ब्रेकिंग, रुको 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 रुको, I will wait, I'll explain it once again. check, mic check, hello, 1 2 3, check. Check, 1 2 3, check. Now clear, very good. चलिए क्या बोल रहा था मैं, यस, जो तुम्हारी प्रमोटर जीन है
उसके ऊपर एक ऐसी जगह है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो सकता है। ठीक है, अब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होने के बाद में अगर ऑपरेटर जीन टर्न ऑन की हुई है, चालू की हुई है, तब ये एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर से लेकर ऑपरेटर पे जाएगा और ऑपरेटर से लेके स्ट्रक्चरल जीन पे मूव करेगा। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? एनीवन? एनी डाउट्स? जब तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन पे मूव करेगा तभी तो तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है एमआरएनए का। आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाता है? आरएनए बनाता है ना ट्रांसक्रिप्शन करके। यस और नो? यस और नो? यस। चलिए वापस से एक बार समझते हैं, डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, वापस से एक बार ध्यान से सुनो बच्चा पार्टी, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला? प्रमोटर जीन था, प्रमोटर के आगे ऑपरेटर था, ऑपरेटर के आगे स्ट्रक्चरल जीन्स है। प्रमोटर के ऊपर एक ऐसी जगह है जहां पे तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड कर सकता है। अब जब प्रमोटर ओपन रहेगा, मतलब प्रमोटर के ऊपर कोई तुम्हारा रिप्रेसर बाइंड नहीं रहेगा, तो प्रमोटर ऑफ कोर्स वहां पे टर्न ऑन रहेगा। सो अगर प्रमोटर सॉरी ऑपरेटर तुम्हारा टर्न ऑन रहेगा, वापस से बताता हूं, आई एम सो सॉरी, यस, वापस से बताता हूं, ध्यान से सुनिए। प्रमोटर के ऊपर क्या है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। ऑपरेटर को टर्न ऑन किया हुआ है, ऑपरेटर को टर्न ऑन किया हुआ है। तो अगर ऑपरेटर को टर्न ऑन किया हुआ है तो ये आरएनए पॉलीमरेज का एंजाइम तुम्हारा मूव करेगा ओवर प्रमोटर, ओवर ऑपरेटर, ओवर स्ट्रक्चरल जीन्स, ऐसे मूव करते करते ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से एमआरएनए बनाएगा। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? एनीबॉडी? फटाफटा, एनी डाउट्स? यस नो, यस नो, यस नो, जल्दी जल्दी जल्दी, एनी डाउट्स? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटर जीन के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑपरेटर जीन के बारे में डिस्कस करते हैं। इट प्रीसीड्स द स्ट्रक्चरल जीन। अब प्रीसीड का मतलब सबको पता चल गया है। व्हाट इज प्रीसीड? प्रीसीड मतलब बिफोर। ऑपरेटर जीन कहां पे होता है? स्ट्रक्चरल जीन के आगे, बिफोर। दिस कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। ये तो बच्चे बच्चे को पता है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि ऑपरेटर जीन क्या करती है? स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करती है। इट लाइज एडजेसेंट टू द स्ट्रक्चरल जीन्स। वही सेम पॉइंट कि एडजेसेंट है, बाजू में है स्ट्रक्चरल जीन्स के तुम्हारा ऑपरेटर जीन। व्हेन ऑपरेटर जीन इज टर्न्ड ऑन बाय एन इंड्यूसर, जब ऑपरेटर जीन तुम्हारी इंड्यूसर की वजह से टर्न ऑन हो चुकी है, द स्ट्रक्चरल जीन प्रोड्यूसेस एमआरएनए। ये तो पता ही है कि स्ट्रक्चरल जीन क्या बनाएगी? एमआरएनए बनाएगी। ऑपरेटर जीन इज टर्न्ड ऑफ बाय अ प्रोडक्ट ऑफ रिप्रेसर जीन। ऑपरेटर जीन को कैसे हम लोग ऑफ कर सकते हैं, टर्न ऑफ कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ रिप्रेसर जीन। देखो बच्चों लोग, रिप्रेसर प्रोटीन को अगर मैं तुम्हारे ऑपरेटर के साथ में बाइंड करूंगा, ऑपरेटर तुम्हारा टर्न ऑफ हो जाएगा। रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में इंड्यूसर बाइंड करेगा, ठीक है, इंड्यूसर बाइंड करेगा तो रिप्रेसर तुम्हारे ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाएगा, तो ऑपरेटर तुम्हारा टर्न ऑन रहेगा। देखो मैंने कितने बार इस चीज को रिपीट किया है, कितने बार। अभी भी नहीं समझा है किसी को? ऐसा कोई है? अगर समझा है तो ड्रॉप योर हार्ट्स इन द चैट बॉक्स, कम ऑन। चलिए, नेक्स्ट हमको क्या याद रखना है? नेक्स्ट हमको क्या याद रखना है? स्ट्रक्चरल जीन्स। व्हेन लैक्टोज इज एडेड टू द ई कोलाई कल्चर, मतलब ई कोलाई के आजू बाजू में अगर मैंने लैक्टोज डाल दिया, द स्ट्रक्चरल जीन कैटालाइज प्रोड्यूसेस एमआरएनए व्हिच इन टर्न प्रोड्यूसेस पॉलीपेप्टाइड ऑन द राइबोसोम्स। ठीक है, वापस से सुनो। जब मैंने ई कोलाई के आजू बाजू में लैक्टोज डाला तो स्ट्रक्चरल जीन क्या करेगी? तुम्हारा एमआरएनए बनाएगी, जिसके वजह से क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड बनेगा। मतलब क्या बनेगा बच्चों लोग? एंजाइम बनेगा। समझा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये पढ़ा था ना हम लोगों ने। देखिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज,
बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना 3 एंजाइम, यस और नो? सो ये 3 एंजाइम को कौन बनाता है? स्ट्रक्चरल जीन। कब बनाया जाएगा? जब ई कोलाई के आजू बाजू में लैक्टोज होगा तब। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? चलिए वही चीज पढ़ा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया मैंने, कि जब ई कोलाई के आजू बाजू में लैक्टोज होगा तो तुम्हारे स्ट्रक्चरल जीन क्या करेंगे? एमआरएनए बनाएंगे। एमआरएनए के बाद में क्या करेंगे? प्रोटीन बनाएंगे। और प्रोटीन आगे जाके क्या बनाते हैं बच्चे लोग? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? कौन सा एंजाइम? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। चुन्नू मुन्नूस, इज दैट क्लियर? The polypeptides formed act as an enzyme. Yes बच्चे लोग, जो पॉलीपेप्टाइड, जो प्रोटीन बना हुआ है, पॉलीपेप्टाइड मतलब क्या होता है? प्रोटीन। जो प्रोटीन बना हुआ है वो एंजाइम की तरह एक्ट करेगा और कैटलाइज करेगा लैक्टोज को इन द सेल। कैटलाइज का मतलब क्या है? लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा इन द सेल। ठीक है, जो पॉलीपेप्टाइड बना हुआ है वो तुम्हारे एंजाइम की तरह एक्ट करेगा और एंजाइम क्या करेगा? लैक्टोज को टुकड़ा टुकड़ा करेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा। देयर आर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। हम सबको पता है 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है, 1 2 3 नंबर वाइज। 1 2 3 यस और नो? देखिए डायग्राम में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। यस, इन द सीक्वेंस लैक जी, लैक वाई एंड लैक ए। लैक जी पहले आएगा, लैक वाई बाद में आएगा और लैक ए बाद में आएगा। लैक जी पहले, लैक ए, लैक वाई बाद में, लैक ए लास्ट में। जी वाई ए, जी वाई ए। एबीसीडी का उल्टा है ये, एबीसीडी का उल्टा है। जेड वाई ए। डन? अंडरस्टूड? लैक जी वाला जो जीन है वो क्या बनाने वाला है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम। लैक वाई नाम की जो जीन है वो क्या बनाने वाली है? बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज। और लैक ए नाम की जो स्ट्रक्चरल जीन है वो क्या बनाने वाली है? ट्रांस एसिटाइलेज। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? जल्दी बताओ। If you've understood everything, drop your amazing hearts in the chat box. Come on. Come on, everyone. Drop your hearts. मैं ये कलर इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि कौन क्या बना रहा है। लैक जी क्या बना रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक वाई क्या बना रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज। लैक ए क्या बना रहा है? ट्रांस एसिटाइलेज। आई डोंट थिंक सो इतना एक्सप्लेन करने के बाद में ऐसा एक भी बच्चा है मेरा जिसको नहीं समझ में आया। यो बल्ले बल्ले, हाँ बल्ले बल्ले करो, चलो सब लोग बल्ले बल्ले करो चैट बॉक्स में। यस, लेट्स डू बल्ले बल्ले। ठीक है, चलिए अब बचा कुचा हमारे पास में क्या बचा है? इंड्यूसर। मैंने इंड्यूसर को ऑलरेडी क्या बोला था गाइस? क्या बोला था मैंने इंड्यूसर को? क्या वो ओपेरॉन का हिस्सा है? क्या वो ओपेरॉन का हिस्सा है? है 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 नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है इंड्यूसर ऑपरेटर ओपेरॉन का हिस्सा। नहीं है इंड्यूसर तुम्हारे ओपेरॉन का हिस्सा। बट क्यों इंड्यूसर काम की चीज है? बिकॉज बिकॉज वो तुम्हारा क्या करने वाला है? ऑपरेटर को मदद करेगा ऑन रहने के लिए। लैक ओपेरॉन को चालू रखने में मदद करेगा इनडायरेक्टली। इनएक्टिवेट करेगा वो रिप्रेसर को। यस, चलिए इंड्यूसर का नाम क्या होता है पता है? इंड्यूसर का नाम भी याद रखो, एमसीक्यू में पूछा जाता है। इंड्यूसर का नाम क्या है? एलोलैक्टोज। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंड्यूसर? एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज, ALLO लैक्टोज, एलोलैक्टोज।
It is a chemical in the cytoplasm called as allolactose, which inactivates the repressor. It inactivates the repressor. Inactivates the repressor. याद रखो, it inactivates the repressor. कौन? Allolactose मतलब एक इंड्यूसर है, वो इनएक्टिवेट करेगा तुम्हारे रिप्रेसर को. When lac operon is switched on, then inducer joins with the repressor protein, preventing the binding of the repressor to the operator gene. So the operator gene is free, and now enzyme RNA polymerase can move from promoter to the structural genes via operator gene. सब कुछ मैंने बताया हुआ है, सब कुछ. ठीक है. रोल ऑफ लैक्टोज, कम ऑन, फटाफट रोल ऑफ लैक्टोज पढ़ लेते हैं, फिर एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं. रोल ऑफ लैक्टोज. A few molecule of lactose enter into the cell by an enzyme permease. हम सबको पता है कि मॉलिक्यूल, लैक्टोज के मॉलिक्यूल को एंट्री मारनी है, तो वो किसके मदद से एंट्री मार सकते हैं? तुम्हारे इकोलाई के सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज परमीएज. परमीएज ही तो परमिशन देगा ना, परमीएज ही तो परमिशन देगा. बीटा गैलेक्टोसाइड परमीएज, यस और नो? लैक्टोज को अगर एंटर करना है तुम्हारे सेल के अंदर, इकोलाई के अंदर, तो उसको परमीएज की परमिशन लेनी पड़ेगी. परमीएज उसको परमिशन देगा. A small amount of this enzyme is present even when operon is switched off. भले तुम्हारा operon switched off रहेगा, फिर भी एंजाइम परमीएज तुम्हारे सेल में अवेलेबल रहेगा, सेल के अंदर अवेलेबल रहेगा. A few molecules of lactose acts as an inducer to bind to repressor. ठीक है. एक छोटे कम मॉलिक्यूल होते हैं तुम्हारे लैक्टोज के, जो तुम्हारे इंड्यूसर को बाइंड करके तुम्हारे सॉरी, अ फ्यू मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज एक्ट्स एज एन इंड्यूसर. मतलब क्या है, हम सबको पता है. इंड्यूसर का नाम क्या, जरा बता दो चैट बॉक्स में. व्हाट इज द नेम ऑफ द इंड्यूसर? एक्चुअल इंड्यूसर का नाम क्या है? एक्चुअल इंड्यूसर का नाम एलोलैक्टोज. एलोलैक्टोज, ये सबको पता है ना, एलोलैक्टोज. बट अभी क्या होगा पता है? अभी क्या होगा पता है? कुछ कम मॉलिक्यूल्स जो है वो लैक्टोज के, वो इंड्यूसर की तरह एक्ट करेंगे और वो बाइंड करेंगे रिप्रेसर को. मतलब एलोलैक्टोज नहीं है अभी, एलोलैक्टोज पिक्चर में ही नहीं है. एलोलैक्टोज का काम कौन कर रहा है? काम कौन कर रहा है एलोलैक्टोज का? लैक्टोज कर रहा है. कुछ थोड़े बहुत लैक्टोज के मॉलिक्यूल क्या काम करेंगे? इंड्यूसर की तरह काम करेंगे, और वो इंड्यूसर तुम्हारे रिप्रेसर को बाइंड करेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला है? दिस रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स fails to join the operator gene. ठीक है. This repressor inducer complex fails to join with the operator gene, which is then turned on. Structural genes produces all enzyme. Thus lactose acts as an inducer of its own breakdown. Lactose जो है वो अपने ही आप में एक इंड्यूसर बन जाता है और खुद का ही ब्रेकडाउन करता है. लैक्टोज का ब्रेकडाउन किस में होगा? इस ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में. When the inducer level falls, the operator is blocked again. जब इंड्यूसर का लेवल कम हो जाता है, ऑपरेटर वापस से ब्लॉक हो जाता है by repressor. So structural genes are repressed, inactivated again. This is a negative feedback. This is a negative feedback. इतना सबको समझ में आया? Yes or no? ठीक है. वापस से एक बार मैं रोल ऑफ लैक्टोज करवाता हूं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं. रोल ऑफ लैक्टोज. लैक्टोज क्या करने वाला है? लैक्टोज को एंट्री मारनी है. अगर तुम्हारे सेल के अंदर, इकोलाई के सेल के अंदर अगर उसको एंटर करना है, तो उसके अंदर एंजाइम परमीएज होना बहुत जरूरी है. अब ये एंजाइम परमीएज होता है तुम्हारे सेल के अंदर, इकोलाई के अंदर. ठीक है. अगर ऑपेरॉन बंद भी रहेगा ना, तभी भी तुम्हारा एंजाइम परमीएज तुम्हारे इकोलाई सेल में होगा. छोटा सा प्रपोर्शन में होगा, स्मॉल प्रपोर्शन में होगा. ठीक है. अब एंजाइम परमेस क्या करेगा? लैक्टोज को अंदर बुलाएगा. जैसे ही लैक्टोज अंदर आ जाएंगे, वो धड़ाधड़ तुम्हारे रिप्रेसर को बाइंड करेंगे. अब वो रिप्रेसर को बाइंड करेंगे इंड्यूसर बनके, तो तुम्हारा रिप्रेसर तुम्हारे ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाएगा. अगर ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाएगा तो ऑपरेटर ऑन रहेगा. ऑपरेटर अगर ऑन रहेगा तो सारे स्ट्रक्चरल जीन्स जो है वो एंजाइम बनाएंगे, और एंजाइम बनाने के बाद में वो जो लैक्टोज अंदर आ रहा है, वो लैक्टोज को वो क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे. मतलब यहाँ पे इंड्यूसर भी लैक्टोज है और वो ब्रेक डाउन भी लैक्टोज का ही कर रहा है. यस एवरीवन? यस एवरीवन? ये तब की बात है,
ये तब की बात है जब एलोलैक्टोज साइटोप्लाज्म में अवेलेबल नहीं है। इज दैट क्लियर? जब एलोलैक्टोज साइटोप्लाज्म में नहीं है तब तुम्हारा लैक्टोज ही तुम्हारे इंड्यूसर की तरह काम करेगा। डन? और उसका ब्रेक डाउन भी हो जाएगा उसकी वजह से। फिर ग्लूकोज गैलेक्टोज बन जाएंगे, ग्लूकोज बनने के बाद में एनर्जी बनेगी और एनर्जी तुम्हारी किस में लगा दी जाएगी? इकोलाई के लिए। इज दैट क्लियर? ना, जीनोमिक्स क्या होता है? जीनोमिक्स पढ़ने से पहले हमको एक टर्म पढ़ना है जिसका नाम है जीनोम। ये टर्म का नाम क्या बच्चों लोग? जीनोम। व्हाट इज द टर्म नेम? टर्म नेम इज कॉल्ड एज जीनोम। जीनोम का मतलब क्या होता है वो पढ़ने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये टर्म जो है जीनोम, ये किसने दी थी? ये टर्म दी थी हमारे एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था एच विंकलर। व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट? दिस टर्म इज गिवन बाय एच विंकलर। ठीक है। अब जीनोम का मतलब क्या होता है? जीनोम का मतलब ये होता है कि इट इज द टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब एक इंडिविजुअल में कितने जीन्स होते हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल में, एक ह्यूमन बीइंग में कितने जीन्स होते हैं, वो क्या हो जाएगा? उसका जीनोम्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? The sum total of all the genes present in a human being is referred to as genome of a human being. Is that clear? The sum total of all the genes inside a human being is called as human genome. ठीक है? वो खुशी के लिए, अमेय के लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए, हम जितने भी इस दुनिया में ह्यूमंस है वो सबके लिए कॉमन होगा। कॉमन। वैसे ही चिंपैंजी का एक जीनोम होगा, वैसे ही ड्रोसोफिला नाम का एक ऑर्गेनिज्म है उसका जीनोम होगा, वैसे ही तुम्हारे ओरंगुटान का जीनोम होगा, वैसे ही तुम्हारे रैबिट का एक जीनोम होगा। मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म, एनिमल रहे, प्लांट रहे, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना जीनोम होता है। व्हाट इज जीनोम? जीनोम इज द टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोम इज द टोटल टोटल genetic constitution of an organism. Is that clear everyone? Yes, no in the chat box. Yes, no in the chat box. Come on. Come on, come on, come on. चलिए, अब जीनोमिक्स समझते हैं। जीनोमिक्स समझते हैं। व्हाट इज जीनोमिक्स? जीनोमिक्स का मतलब होता है जब हम लोग जीनोम की स्टडी करते हैं, जब हम जीनोम को एनालाइज करते हैं, जब हम जीनोम को सीक्वेंस बनाते हैं, जीनोम का सीक्वेंस बनाते हैं, मैप करते हैं कि ये डीएनए के ऊपर ये वाली जीन किसके बाद आ रही है, किसके पहले आ रही है, ये कितने जीन्स के बाद आ रही है, ये कितने बार ये जीन रिपीट हो गए इस डीएनए के ऊपर। ये जब हम लोग करते हैं ना, इसका स्टडी को हम लोग बोलते हैं जीनोमिक्स। वापस एक बात बताता हूं, जीनोमिक्स का मतलब क्या है? जब हम लोग जीनोम की स्टडी करते हैं, जब हम जीनोम को एनालाइज करते हैं, जब हम जीनोम को सीक्वेंस बताते हैं कि जीन्स की हमारी सीक्वेंस क्या है, किसके पहले कौन सी जीन है, किसके बाद कौन सी जीन है, कितने बार ये जीन रिपीट हो गई है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये सब कुछ हम लोग किस में पढ़ते हैं? जीनोमिक्स में पढ़ते हैं। ये सबको समझ में आया? यस या नो? everyone, I want to say yes no from everyone. ठीक है? ओके। अब तक हमने किसका किसका जीनोम फाइंड आउट किया हुआ है? ईस्ट का जीनोम फाइंड आउट किया। ईस्ट इज अ फंगस। ईस्ट का जीनोम फाइंड आउट किया। ड्रोसोफिला तो आप सबको पता ही है, ड्रोसोफिला क्या है? छोटी सी मक्खी जो तुम्हारे फ्रूट्स के ऊपर आती है, फ्रूट फ्लाई तुम्हारी फेवरेट। ईस्ट, ड्रोसोफिला, और उसके बाद में माउस का जीनोम भी हम लोगों ने फाइंड आउट करके रखा हुआ है, और ह्यूमंस का भी जीनोम हमने फाइंड आउट करके रखा हुआ है। इतने सारे जीनोम को फाइंड आउट करके करेंगे क्या? करेंगे क्या? हम क्या करते हैं
कि मान के चलो अगर मुझे अल्जाइमर के ऊपर कोई मेडिसिन मिला है या अल्जाइमर के ऊपर कोई ट्रीटमेंट मिला हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा। जब मैं ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा और ड्रोसोफिला और मेरा जीनोम जो है वो अगर मैच कर रहा है और वो ड्रोसोफिला के ऊपर उस तरीके से रिएक्ट करेगा, तो शायद हमारे ऊपर भी उसी तरीके से रिएक्ट कर सकता है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, कि ड्रोसोफिला एक छोटी सी मक्खी है, एक छोटी सी मक्खी है। तो मैं क्या करूंगा कि ड्रोसोफिला का जीनोम और ह्यूमन का जीनोम मैच करने की कोशिश करूंगा, और डेफिनेटली वो मैच होता है, डेफिनेटली वो मैच होता है। इसीलिए बहुत सारे हमारे ह्यूमंस के जो डिसीजेस है, उसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो इस चिल्ले पिल्ले से मक्खी में हो रहा है। इज दैट क्लियर? यस, नो इन द चैट बॉक्स। क्यों हो रहा है मक्खी के ऊपर एक्सपेरिमेंट ह्यूमंस के ह्यूमंस के डिसीजेस को लेकर? बिकॉज ड्रोसोफिला का भी जीनोम और ह्यूमन का भी जीनोम ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। समझ में आया? इसलिए ड्रोसोफिला पे काम करेंगे तो इट इज एज गुड एज ह्यूमंस के ऊपर काम कर दिया गया। ठीक है, ह्यूमंस का बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट कर सकती है, देयर इज अ चांस, देयर इज अ चांस, नो डाउट इन इट, बट किधर से तो स्टार्ट करना पड़ेगा हमको काम करना। यस, डायरेक्टली हम लोग ह्यूमंस पे तो रिएक्शन नहीं करवा सकते, पकड़ पकड़ के हम लोग चीजों को डाल नहीं सकते ह्यूमंस के अंदर, इट इज इलीगल। यस और नो? हमने किसी ह्यूमन को बोला चल तेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये इलीगल है, बट एक ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, इट इज नॉट इलीगल, इट इज साइंटिफिकली करेक्ट, बट उसकी भी परमिशन ली जाती है। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के कल ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट करते छूटे। यस, साइंटिफिक परमिशन ली जाती है एंड तभी जाके ये एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। गवर्नमेंट से सैंक्शन होता है तभी जाके ये एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, नॉट अदरवाइज। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ना, जीनोमिक्स जो है, जीनोमिक्स का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ द जीनोम्स। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, एक होता है फंक्शनल जीनोमिक्स। अब स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स का मतलब क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स मैपिंग, सीक्वेंसिंग एंड एनालिसिस ऑफ जीनोम। मैपिंग का मतलब समझते हो? मतलब हमारा जो फॉर एग्जांपल भारत का नक्शा है, यस, भारत का हमारा जो मैप है, उसके ऊपर गुजरात एक जगह पे है, मुंबई एक जगह पे है, दिल्ली एक जगह पे है। मैं तुम्हारा जो ये सेवन सिस्टर्स जो है, जिसका नाम क्या क्या है, सेवन सिस्टर्स का नाम किसी को पता है? यस, सेवन सिस्टर्स किसी को पता है सेवन सिस्टर्स क्या है? नहीं पता किसी को भी? मैप के ऊपर अपनी इंडिया के नहीं पता? सेवन वंडर्स नहीं है भगवान, सेवन वंडर, ठीक ठीक है, मारो गोली, वो सेवन सिस्टर्स को मारो, खत्म करो। सबको पता है कन्याकुमारी कहाँ पे है, सबको पता है कश्मीर कहाँ पे है, सबको पता है तुम्हारा पाकिस्तान कहाँ पे है, सबको पता है तुम्हारा यूएसए कहाँ पे है। यस, मैप पे देख के सबको पता है कि नहीं पता है? मतलब हम लोगों ने उसकी मैपिंग कर ली है। उसी तरीके से एक जीन के ऊपर, सॉरी, एक डीएनए के ऊपर ये जीन का सीक्वेंस किधर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैपिंग ऑफ द जीन्स या फिर सीक्वेंसिंग ऑफ द जीन्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर कि ये जीन का सीक्वेंस कितने बार रिपीट हुआ है, ये जीन्स किसके बाजू में है, ये जीन किसके पहले है, ये जीन किसके बाद, मतलब बेसिकली स्ट्रक्चरल लोकेशन। इज दैट क्लियर? इस तरीके के जीनोमिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स एनीबॉडी? ठीक है। फंक्शनल जीनोमिक्स का मतलब क्या होता है? जब मैं कहता हूं फंक्शनल जीनोमिक्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑल द जीन सीक्वेंसेस। मतलब जीन सीक्वेंसेस में कैसे फंक्शन कर रही है, अगर ये इसके बाद में है तो ये प्रोड्यूस करने के बाद में इसके बाद वाली जीन क्या प्रोड्यूस करेगी, क्या फंक्शन करेगी, कैसा एक्सप्रेस करेगी, ये इसका एक्सप्रेशन को चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल जीनोमिक्स। एनी डाउट्स?
स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स मतलब उसका लोकेशन को ट्रेस करना, फंक्शनल जीनोमिक्स मतलब उसका फंक्शन को नोट करना, मतलब फंक्शनल जीनोमिक्स फंक्शन को स्टडी करना, फंक्शन को एनालिसिस करना, मतलब फंक्शनल जीनोमिक्स। समझ में आया? यो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। अब हम इतना जीनोमिक्स 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 कर क्यों रहे? इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन क्या है? जीनोमिक्स हम लोग एग्रीकल्चर, जीनोमिक्स इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू डेवलप ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैविंग मोर डिजायरेबल कैरेक्टर्स। हम जो जीनोमिक्स क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हमको ट्रांसजेनिक क्रॉप्स मिल सके, ताकि हम लोग क्या कर सके, मोर डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाले क्रॉप्स को ग्रो कर सके। जेनेटिक मार्कर्स डेवलप इन जीनोमिक्स have applications in forensic analysis। हम forensic analysis में भी तुम्हारे genomics की मदद से यूज कर सकते हैं, जेनेटिक मार्कर्स को डेवलप कर सकते हैं, और जीनोमिक्स के एप्लीकेशन से हम जेनेटिक मार्कर्स बना सकते हैं और फोरेंसिक एनालिसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जीनोमिक्स कैन लीड टू इंट्रोड्यूस न्यू जीन इन माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस एंजाइम। हम लोग जीनोमिक्स की मदद से नई जीन को बना भी सकते हैं, इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं, और उसको एंजाइम उसका प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। थेराप्यूटिक प्रोटीन्स आर इवन एंड इवन बायोफ्यूल्स। हम लोग थेराप्यूटिक प्रोटीन्स भी बना सकते हैं और बायोफ्यूल्स भी बना सकते हैं। बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये पूरे जो मैंने बड़बड़ की ना अभी तक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन आता है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन 1990 अंडर द इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूगो। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किसके अंडर किया था बच्चे लोग? ह्यूगो। एमसीक्यू, व्हाट इज ह्यूगो ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन? कौन से ईयर में किया था? 1990। This project was coordinated by the US Department of Energy and National Institute of Health. International partners in the United Kingdom, France, Germany, Japan, India and China. इंडिया भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में थी बच्चे लोग, इंडिया का भी योगदान है। The Human Genome Project formally began in 1990। ठीक है, ये 1990 में शुरू हुआ था और कंप्लीट हुआ था 2003 में। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कब कंप्लीट हुआ था? 2003 में। ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, नीट में एमसीक्यू में आएगा। कंप्लीटेड कब हुआ था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? 2003 में। ठीक है, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज अ मल्टीनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट टू डिटरमाइन द जीनोमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन। मतलब हमारे ह्यूमंस का जीनोम कैसा होता है, कितने जीन्स होते हैं, कैसे मैपिंग होती है हमारे, मतलब कैसा जीन्स का सीक्वेंस है, ये मैप क्या है जीन का हमारा, ये सब कुछ हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा था। ठीक है, द मेन एम्स ऑफ प्रोजेक्ट आर, कि हमारे प्रोजेक्ट का एम क्या था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का? मैपिंग द एंटायर ह्यूमन जीनोम एट द लेवल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। हम लोग ह्यूमन जीनोम को मैप कर देंगे, उसका न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस भी देख लेंगे कि हर एक जीन का जो सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, ATG, CCG, T व्हाटएवर, वो हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है। टू स्टोर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट इन द डेटाबेसेस। ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में हम किस में स्टोर करेंगे? डेटाबेसेस में स्टोर करेंगे। टू डेवलप टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर एनालिसिस ऑफ द डेटा। हम ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स को डेवलप करेंगे ताकि हम डेटा को एनालाइज कर सके। ट्रांसफर ऑफ द related technologies to the private sector such as industries, taking care of the legal, ethical and social issues which may arise from the project। ठीक है, ये सारी चीजों को, ये सारी चीजें करने के लिए हमारे पास में क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमने अंडरटेक किया था। ठीक है, अब ये जो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया हुआ है, उसके वजह से एक नई ब्रांच डेवलप हो गई बायोलॉजी के अंदर। उस ब्रांच का नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये नई ब्रांच डेवलप हो गई बिकॉज ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज टू प्रोवाइड अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर्स। तुम्हारे डीएनए में कितने बेस पेयर्स होते हैं पता है? 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, that makes up the human genome, and to find out the estimated number of human genes, now about 33,000 genes have been estimated to be present in humans। कितने genes present है human genome के अंदर? 33,000 genes। MCQ, जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं सारा का सारा MCQ है। ठीक है, सारा का सारा MCQ है। देखिए टेबल में आप लोगों को यहां पे दिया हुआ है, ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर दिया है 46, माउस का क्रोमोसोम दिया है 40, फ्रूट फ्लाई का क्रोमोसोम है 8, प्लांट का क्रोमोसोम है 10, राउंड वर्म का क्रोमोसोम है 12,
ईस्ट का क्रोमोसोम है 32, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है 1। आप देखिए जरा कि 46 क्रोमोसोम है, 33,000 जीन्स है, 40 क्रोमोसोम है माउस के, 25,000 जीन है, 8 क्रोमोसोम है तुम्हारे फ्रूट फ्लाई के, 13,000 जीन्स है, 10 क्रोमोसोम है तुम्हारे अरेबिडोप्सिस थैलियाना नाम के प्लांट के, 25,000 जीन्स है, 12 है 19,000, 32 है 66,000, 1 है 4,400। इज दैट क्लियर एवरीवन? जीन्स के बारे में पता चला, बेस पेयर्स के बारे में पता चला जब जब हम लोगों ने जीनोम प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक किया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? yes or no? yes or no? drop your hearts in the chat box, come on, जिसको समझ में आया drop your hearts। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमको एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, और फिर हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस खत्म हो जाएगा फाइनली। ठीक है, उस लास्ट टॉपिक का नाम क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसके ऊपर श्योर शॉर्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 100% कॉन्सेंट्रेशन मुझे चाहिए। जैसे हमने लैक ओपेरॉन के लिए पूरे 100% कॉन्सेंट्रेशन दिया, उसी तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भी 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। फाइन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भी 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, सबका सबका, एवरीवन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। Genes present on chromosomes are responsible for determining characters of the organism as well as for inheritance of characters. हम सबको पता है कि जो genes हैं उसके वजह से हमारी बॉडी को कैरेक्टर्स आता है। Due to recombination of paternal and maternal genes, we differ from our parents. हम लोग अगर हमारे पैटर्नल का मतलब क्या? फादर से आए हुए जीन्स। मैटरनल मतलब क्या? मदर से आए हुए जीन्स में रिकॉम्बिनेशन होने के वजह से हम लोग हमारे पेरेंट्स से अलग दिखते हैं। रिकॉम्बिनेशन किस में होता है? मियोसिस में होता है, मियोसिस के वक्त होता है। सो रिकॉम्बिनेशन होने के वजह से क्या हो रहा है? हम लोग अलग हो जाते हैं, हमारे पेरेंट्स से अलग दिखना शुरू हो जाते हैं। डिफरेंसेस आल्सो अराइज ड्यू टू इनफ्रीक्वेंट म्यूटेशंस दैट ऑकर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। म्यूटेशन भी होता है तुम्हारे गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, इस वजह से भी हम लोग अलग दिख सकते हैं। ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स, एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स यूनिक जेनेटिक मेकअप व्हिच मे बी कॉल्ड इट्स फिंगरप्रिंट। मतलब क्या है कि अमेय का जो जीनोम है, अमेय का जो डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग है वो मेरे डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग से अलग है। कैसे? कैसे? जो जीन के सीक्वेंस अमेय के अंदर है वो मेरे अंदर अलग होंगे, जो जीन्स खुशी के अंदर है वो सुशील के अंदर अलग होंगे। मतलब उसका सीक्वेंस अलग होगा। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली अलग नहीं, कुछ 1-2% जीन्स जो है, 1-2% जीन्स हम सबके अंदर डिफरेंट होते हैं। दैट इज वाई हम लोग ह्यूमंस होने के बावजूद भी एकदम सेम टू सेम नहीं दिखते हैं। 1-2% का डिफरेंस होता है, और इस परसेंट के डिफरेंस की वजह से देखो कितना अलग वेरिएशन हो रहा है। मतलब कोई भी इंडिविजुअल एकदम सेम टू सेम नहीं दिखता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? No two individuals are same. No two individuals are same. The technique developed to identify a person with the help of DNA restriction analysis is known as DNA profiling or DNA fingerprinting. एक टेक्निक हमने मतलब साइंटिस्ट ने फाइंड आउट की हुई है, जिसकी वजह से हम लोग डीएनए को रीड कर सकते हैं, फिर डीएनए की सीक्वेंस को समझ सकते हैं, और उस टेक्निक का नाम है डीएनए प्रोफाइलिंग, या फिर उसको हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कभी कभार बोलते हैं। ज्यादातर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही बोलते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग बहुत रेयरली कोई तो यूज करता है। ठीक है, डीएनए प्रोफाइलिंग दिस टर्म इज नॉट यूज्ड वेरी ऑफन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये वाला टर्म ही बहुत ज्यादा यूज हो जाता है। The technique of DNA fingerprinting was first given by British scientist Dr. Alec Jaffray in 1984 MCQ. फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक किसने दी थी? Was first given by Dr. Alec Jaffray MCQ. MCQ. DNA fingerprinting technique is based on identification of nucleotide sequence. हम लोग न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। Present in this wonder molecule. About 99.9% of the nucleotide sequence in all person is same. देखिए, बोला था ना मैंने
99.9% डीएनए का जो सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, वो हम सबके अंदर सेम टू सेम है। कुछ छोटा मोटा सीक्वेंस का चेंज होने की वजह से हम लोग एक दूसरे से कितने अलग दिखते हैं, देखो। Only some short sequences of nucleotides differ from person to person. In the population, every person shows usual sequence of 20 to 100 base pairs, which are repeated several times. They are termed as variable number of tandem repeats. बताता हूं क्या है, बताता हूं क्या है. Only some short sequences of nucleotides differ from person to person. ये सबको पता है कि 99.9% ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज सेम. तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, हम सबके अंदर 99.9% हमारा जो डीएनए है वो एकदम सेम टू सेम है. सिर्फ 0.0001% जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस है. ठीक है. इन द पॉपुलेशन एवरी पर्सन शोज यूजुअल सीक्वेंसेस ऑफ 20 to 100 बेस पेयर्स व्हिच आर रिपीटेड सेवरल टाइम्स. मतलब 20 से 100 बेस पेयर्स जो है हमारे डीएनए के अंदर कॉन्स्टेंटली रिपीट होते रहते हैं. और इस रिपीटेशन वाले सीक्वेंस का नाम क्या है बच्चे लोग? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. टैंडम का मतलब क्या होता है? टैंडम का मतलब होता है एक के पीछे एक. 20 से 100 बेस पेयर्स का सीक्वेंस जो है वो कॉन्स्टेंटली ऐसा का ऐसा रिपीट होते रहता है. उसका नाम क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. The length of this region having VNTRs is different in each individual and hence this is the key factor of DNA profiling. मतलब VNTRs की जो लेंथ है वो हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होती है. किसी के पास में छोटा VNTR होगा, किसी के पास में बड़ा VNTR होगा. और यही टेक्निक की मदद से, इस VNTR के छोटे बड़े होने की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन किसका डीएनए है. ठीक है, चलिए. अब इस टेक्निक को फॉलो करने के, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को फॉलो करने के लिए हमारे पास में कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं. स्टेप नंबर 1 इज द आइसोलेशन ऑफ डीएनए. ऑफ कोर्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करे तो हमको डीएनए तो मिलना पड़ेगा. डीएनए हमको कहां से मिलेगा? डीएनए हमको मिलेगा हमारी बॉडी के अंदर से. कैसे? हमारे सेल्स के अंदर डीएनए है. तो क्या मैं सेल्स को उखाड़ू? नहीं. लाइक से फॉर एग्जांपल, तुम लोगों ने सीआईडी में देखा रहेगा कि उनका ना, जब भी कभी किसी की भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी होती है तो उनका टूथब्रश लिया जाता है या फिर उनकी कोम्ब ली जाती है. पता है क्यों? पता है क्यों टूथब्रश और कोम्ब क्यों ली जाती है? पता है क्यों? बिकॉज टूथब्रश हम लोग बार बार यूज करने की वजह से, बार बार यूज करने की वजह से हमारे मुंह के जो सेल्स होते हैं वो तुम्हारे टूथब्रश पे रह जाते हैं, कितना भी हम लोग साफ क्यों ना कर ले. हम लोग बार बार कंघी करने की वजह से हमारे जो हेयर है वो अपरूट हो जाते हैं. और अपरूट होने के साथ में उसके सेल्स जो है वो सेल्स तुम्हारे हेयर के रूट के साथ में जुड़े हुए रहते हैं. तो अगर सेल है तो उसमें डीएनए तो होगा ही ना. यस और नो? तो इसीलिए टूथब्रश और हेयर का इस्तेमाल करते हैं. समझ में आया? इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए. The DNA must be recovered from the cells or tissues of the body host. Only a small amount of tissue like blood, hair, roots, skin, etc. is required. मतलब सिर्फ जरूरी नहीं है कि मैं रूट हेयर से ही ले लूं, जरूरी नहीं कि मैं ब्लड से ले लूं, मैं स्किन से भी ले सकता हूं. स्किन की एपिडर्मिस ऐसे खुरेदी हुई है तो उसमें से भी हमको डीएनए मिल सकता है. ठीक है, चलिए आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं. रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन क्या है? रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन का मतलब होता है देयर इज एन एंजाइम, देयर इज एन एंजाइम. ठीक है, ये एंजाइम का नाम क्या है? ये एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. व्हाट इज दिस एंजाइम कॉल्ड एज? दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. ये क्या करेगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तुम्हारे डीएनए को छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड करेगा, पीसेस पीसेस में कट कर देगा, स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, अलग अलग लेंथ के फ्रैगमेंट्स में वो डिवाइड कर देगा. दिस फेनोमेनन, ये जो फेनोमेनन जो है जिससे हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम के एंजाइम से हमारे डीएनए को कट 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 कर रहे हैं, उस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. क्या टेक्निक का नाम है? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. एक बार मैंने डीएनए निकाला, आइसोलेशन ऑफ डीएनए. डीएनए आइसोलेट करने के बाद में उसको एंजाइम के साथ में ट्रीट किया. एंजाइम का नाम था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम.
जैसे मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, मेरे डीएनए के छोटे 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 अलग 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 टुकड़े हो गए, बहुत सारे अलग अलग लेंथ के टुकड़े मिल गए हम लोगों को, और ये अलग अलग लेंथ के टुकड़े हमको जब डीएनए के मिल जाते हैं तो उस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, RFLP. Is that clear? Just drop your hearts in the chat box. Come on everyone, everyone. There is a technique now. There is a technique now called as gel electrophoresis. There is a technique called as gel electrophoresis. अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की टेक्निक क्या है? ये क्या टेक्निक है? बेटा आपके पास में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है. ये क्या करने वाला है, तुम्हारे डीएनए को सेपरेट करेगा लेंथ वाइज. ठीक है, अब मान के चलो एक मोटा आदमी है और एक दुबला पतला आदमी है. ठीक है, एक मोटा आदमी है और एक दुबला पतला आदमी है. दोनों को मैंने रेस में भागने को बोला. कौन सा आदमी जल्दी भागेगा, थिन या जो मोटा आदमी है? बराबर, थिन वाला भागेगा. बराबर. उसी तरीके से मेरे पास में डीएनए के अलग अलग साइजेस अवेलेबल है, क्योंकि मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए के अलग अलग साइजेस में टुकड़े किए हुए हैं. कुछ टुकड़े बहुत छोटे थे, कुछ टुकड़े बहुत बड़े थे, और अगर मैंने उसको एक जेल के अंदर डाल दिया, जेल को ऐसे वर्टिकली खड़ा किया और इस जेल के अंदर मैंने उस टुकड़ों को डाल दिया, ऐसे डाल दिया, सो जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो धीरे धीरे मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, और जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो जल्दी मूव करके बॉटम में सेटल हो जाएंगे. यस और नो? यस और नो? कम ऑन, यस और नो? उसी तरीके से उसी टेक्निक को हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ताकि हमारे डीएनए का जो सीक्वेंस है, जितने भी हमको सीक्वेंसेस मिले हुए हैं, छोटे छोटे टुकड़े हमको जो मिले हुए हैं, वो सेपरेट हो जाए एक दूसरे से. ठीक है, बताता हूं क्या होने वाला है इससे. ठीक है, द डीएनए सैंपल्स आर लोडेड फॉर एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, देयर इज अ चेंबर. इस चेंबर में क्या भरा जाता है, एगारोस जेल भरा जाता है. एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का चेंबर है ये. इसमें एगारोस नाम की जेल भरी जाती है. ठीक है, एगारोस नाम की जेल में क्या किया जाता है, अंडर इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस. डीएनए पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है बच्चों लोग? डीएनए पॉजिटिव है या नेगेटिव है एवरीवन? नेगेटिव चार्ज. वेरी गुड. सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड होने वाला है, पॉजिटिव. सो बेटा तुम्हारा डीएनए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के डायरेक्शन में मूव करेगा या नेगेटिव? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के डायरेक्शन में मूव करेगा या नेगेटिव? ऑफ कोर्स पॉजिटिव, क्योंकि डीएनए इज नेगेटिव ना. तो डीएनए ऐसे मूव करने वाला है, इस डायरेक्शन में. द डीएनए फ्रैगमेंट्स व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज्ड मूव टू द पॉजिटिव पोल. देखिए, डीएनए फ्रैगमेंट जो नेगेटिवली चार्ज्ड है वो मूव करेंगे पॉजिटिव पोल की तरफ. द मूवमेंट ऑफ दीज फ्रैगमेंट्स डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द फ्रैगमेंट्स. मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर मोटा फ्रैगमेंट है, बड़ा फ्रैगमेंट है तो वो धीरे धीरे मूव करेगा, बट अगर छोटा सा फ्रैगमेंट है तो वो फटाफट मूव करेगा. इज दैट क्लियर एवरीवन? इस मूवमेंट के वजह से हमको जगह जगह पे क्या मिलेगा, डीएनए का बैंड मिलेगा. बैंड समझते हो सब लोग? बैंड, हमको जगह जगह पे डीएनए के ऐसे बैंड्स मिलेंगे जेल के अंदर. ठीक है, यस, जगह जगह पे हमको डीएनए के ऐसे छोटे छोटे बैंड्स मिलेंगे, अलग अलग साइजेस के. This results in the formation of bands. Double-stranded DNA splits into single-stranded DNA by alkali treatment. मतलब क्या? ये अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यहाँ पे ऐसे बैंड्स बने हैं, तो ऑफ कोर्स ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है ना. ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, यस और नो?
यस और नो, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है कि डबल स्ट्रैंडेड होता है? यस, डीएनए सिंगल होता है या डबल होता है? डबल होता है ना। सो उस डबल स्ट्रैंड को मुझे तोड़ना है। क्या करना है? मुझे डबल स्ट्रैंड को तोड़ना है। तो मैं डबल स्ट्रैंड को कैसे तोड़ूंगा? विद द हेल्प ऑफ अल्कली, विद द हेल्प ऑफ अल्कली ट्रीटमेंट। बेस में डालूंगा तुम्हारे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, कोई बेस डालने वाला हूं, जिसके वजह से तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, डीएस डीएनए जो है, वो एसएस डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स एनीवन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग, ये हमारी फोर्थ स्टेप है। दिस इज अवर फोर्थ स्टेप। क्या बोला है? सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग में क्या बोला गया है कि जो सेपरेटेड डीएनए है फ्रैगमेंट, ये ट्रांसफर किया जाएगा ऑन द नाइलॉन मेम्ब्रेन। मतलब क्या है? ये जेल है, ये जेल है, यहां पे मेरे डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं, यहां पे मेरे डीएनए के फ्रैगमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे डीएनए के फ्रैगमेंट्स बने हुए हैं। अब मैं क्या करूंगा? एक नाइलॉन का पेपर लूंगा, एक नाइलॉन का पेपर लूंगा और इस जेल के ऊपर उसको ऐसे के ऐसे रख दूंगा। नाइलॉन का पेपर लिया मैंने, सदर्न ब्लॉटिंग करना है मुझे, सदर्न ब्लॉटिंग करना है मुझे, तो नाइलॉन का पेपर लिया मैंने, या फिर नाइट्रो सेल्यूलोज फिल्टर पेपर लिया मैंने। नाइलॉन पेपर ले लो या नाइलॉन मेम्ब्रेन ले लो या फिर नाइट्रो सेल्यूलोज फिल्टर पेपर ले लो। इसको मैं उठाकर क्या करूंगा? इसको मैं जेल के ऊपर रख दूंगा। जैसे ही मैं जेल के ऊपर रख दूंगा, ये जो बैंड्स तुम्हारे डीएनए के यहाँ पे बने हुए हैं ना, वो सेम टू सेम बैंड्स तुम्हारे नाइलॉन पेपर के ऊपर, नाइलॉन फिल्टर पेपर के ऊपर भी बनने वाले हैं। इज दैट क्लियर? जो बैंड तुमको डीएनए के जेल पे मिले थे, वैसे सेम टू सेम बैंड तुमको कहां पे मिलेंगे? नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। डन? अंडरस्टूड एवरीवन? यस और नो? यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहली स्टेप से शुरू करते, वापस एक बार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। चलिए फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम बच्चे लोग, हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने? डीएनए को आइसोलेट किया। डीएनए को आइसोलेट करके क्या किया मैंने? उसको सेकंड स्टेप में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम के एंजाइम से ट्रीट किया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करने के बाद में मुझे डीएनए के अलग अलग लेंथ के फ्रैगमेंट्स मिले। इसको मैं क्या बोलता हूं? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म बोलता हूं। जब मुझे डीएनए के अलग अलग फ्रैगमेंट्स मिले, मैंने उस डीएनए के फ्रैगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाला, ताकि तुम्हारे डीएनए के जो बैंड्स है वो अलग अलग बैंड्स हमको मिले। तुम्हारा जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर दिया गया विद हेल्प ऑफ अल्कली ट्रीटमेंट। जैसे अल्कली ट्रीटमेंट हो गई, हम लोगों ने क्या किया? फोर्थ स्टेप में सदर्न ब्लॉटिंग किया। सदर्न ब्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? हमको डीएनए को सेपरेट करना था ऑन द नाइलॉन मेम्ब्रेन, तो मुझे ट्रांसफर करना था नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। तो मैं कैसे करूंगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल वाली जो है, जेल के ऊपर मैं क्या करने वाला हूं? नाइलॉन मेम्ब्रेन को प्लेस कर दूंगा। जैसे मैं नाइलॉन मेम्ब्रेन को उसके ऊपर प्लेस कर दूंगा, मेरे डीएनए जो है वो नाइलॉन मेम्ब्रेन को चिपक जाएंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस और नो? Everyone, yes or no? Very good. Next क्या होने वाला है? Next, selection of DNA probe. Second, fifth step is what? Selection of DNA probe. A known sequence of single-stranded DNA is prepared. मतलब मान के चलो, देखिए हमारे पास में नोन सीक्वेंस है ए टी जी सी। अगर ये ATGC है तो ये किसके साथ में बाइंड करेगा बच्चों लोग? ATGC है, मतलब ये किसके साथ में बाइंड करेगा? बताइए। करेक्ट, TACG बराबर, यस और नो? ATGC है तो वो TACG के साथ बाइंड करेगा, यस और नो? यस और नो? यस।
सो हमको TAGC को ढूंढना है, TACG नाम की सीक्वेंस को ढूंढना है। TACG नाम की सीक्वेंस को मुझे ढूंढना है पूरे डीएनए के अंदर, जितने भी मेरे बैंड्स थे उसके अंदर मुझे TACG को ढूंढना है। तो अगर TACG को ढूंढना है तो मेरे पास में ATGC वाला प्रोब रेडी चाहिए, यस और नो? अगर मेरे पास में ATGC वाला प्रोब है तो वो डायरेक्टली जाके तुम्हारे TACG को बाइंड करेगा और बता देगा कि ये है तुम्हारा TACG, यस। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे बछड़ों को देखा आप लोगों ने खेतों में, गाय के छोटे छोटे बछड़ों को देखा है, देखा ही होगा, यस और नो? उसको फार्मर अच्छे से पहचान सकता है, यस और नो? जो फार्मर की वो गाय का बछड़ा है वो फार्मर उसको आसानी से पहचान सकता है, यस। बट अगर मैं हूं वहां पे और मुझे पता ही नहीं है कि ये बछड़ा किसके कौन से वाले गाय का है, तो मैं क्या करूंगा? गाय को छोड़ दूंगा फार्म के अंदर, तो बछड़ा क्या करेगा? दौड़ा 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 उसकी माँ के पास में चला जाएगा, जो भी बच्चा रहेगा वही सेम बच्चा उसकी माँ के पास में चला जाएगा। द सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर कि मुझे TACG चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसके ऑपोजिट वाला प्रोब बना के रेडी रखूंगा, ATGC। इज दैट क्लियर? और जैसे ही मैंने प्रोब बनाया मैंने तुमको उसके अंदर उसको डाल दिया, समझ में आया? तो वो अपने आप जाके तुम्हारे किसको बाइंड करेगा? TACG को जाके बाइंड करेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस नो इन द चैट बॉक्स। ठीक है, ठीक है एवरीवन।